नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान क्या है, किस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है, क्या हैं तदर्थ न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, यदि कोई रिटायर्ड जज है उसको वापस से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाना है तो उनके संबंध में क्या क्या हमारी शर्तें हैं, उन सभी कंडीशनों की हमने बात कर ली है। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ये संविधान में कहीं प्रावधान किया गया है या फिर नहीं किया गया, तो इस बात को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 130 में प्रावधान किया गया है कि जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है। ये आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है। एक बात आप लोग याद रखना, जितने भी तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, एडहोक जज होते हैं या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उन सभी को जो वेतन मिलता है अपने पद पर जब वापस पहुंचते हैं वो, तो उन सभी को वेतन एक नियमित न्यायाधीश के रूप में ही प्राप्त होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। उनको वेतन वही सारी की सारी सुविधाएं, वही वेतन प्राप्त होंगे जो एक नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में, ज्यूरिडिक्शन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्या केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उन सभी के प्रावधानों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि आपको सीखने के लिए मिले। हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बारे में। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता यदि हम लोग इसकी बात करें इंग्लिश में, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली अधिकारिता के बारे में जैसे हम लोग बात करें तो अधिकारिता आएंगी मूल अधिकारिता, उपचारात्मक मूल अधिकारिता क्या होती है या फिर प्रारंभिक अधिकारिता होती क्या है, इस प्रकार का प्रावधान होगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे और आगे प्रावधान आएंगे, निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट, ये अधिकारिता में शामिल होगा। या फिर जो हमारी विशेष याचिका है उसके संबंध में प्रावधान होगा सुप्रीम कोर्ट में कि किस प्रकार से SLP स्पेशल लीव पिटीशन लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, उसका क्या प्रावधान है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल अधिकारिता और होती क्या है, फिर उसको पहले समझते हैं नॉर्मल। मूल अधिकारिता या फिर इसको बोलते हैं प्रारंभिक अधिकारिता। इसके प्रावधान की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत आता क्या है, इसमें आता है मूल या फिर प्रारंभिक अधिकारिता। इसके अंदर वे सभी प्रावधान शामिल होते हैं जिनके संबंध में केवल और केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। जैसे मैं इसमें शामिल होने वाले प्रावधानों की बात करूं तो सबसे पहला और मोस्टली प्रावधान होता है कि एक राज्य का किसी दूसरी राज्य के साथ विवाद हो गया है तो उसके संबंध में निर्णय देने का कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। और भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद हो गया है
तो उस पर निर्णय देने का कार्य किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत वह आता है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है वह। और उसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे अन्य जो हमारे एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद हो गया तो उसके संबंध में कौन करेगा सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और वो भी प्रावधान इसी में शामिल होता है कि जैसे राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। उसका प्रावधान आर्टिकल 71 में किया गया है। तो ये सारे प्रावधान केवल और केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही पास होते हैं। उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल की बात करें तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल 131 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 131 131 इसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है, ऐसे मामले शामिल होते हैं, मामले शामिल होते हैं जिनके विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर शामिल होता है? मूल अधिकारिता या फिर प्रारंभिक अधिकारिता में। और इसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 131 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इसमें शामिल होंगे? भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद हो जाने पर इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। और दूसरी, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद हो जाने पर इसका निपटारा करता है। और एक बात आप लोग यहाँ पर नोट पॉइंट करके आगे, वैसे मैं लिखवाऊंगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यदि एक राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ जल संबंधी विवाद है, नदी से संबंधित विवाद है, जल से संबंधित विवाद है, तो उसके संबंध में आर्टिकल 262 के अनुसार संसद को ये अधिकार प्राप्त होता है कि उसके लिए, उस विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस बात को आगे मैं लिखवाऊंगा, सुन लो। यहाँ पर जैसे एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद हो गया है, तो नदियों के संबंध में या जल संबंधित विवाद के लिए संसद के पास अधिकार होता है कि उनके लिए ट्रिब्यूनल अलग से बना सकती है संसद। तो नॉर्मल की कंडीशन की सारे के सारे विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से नोट करना और याद रखना। और उसके बाद हम लोग बात करें
उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर मोस्ट पॉइंट करके लिखना। वैसे भी मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है, ये जब हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, तो इसका प्रावधान मैंने आपके लिए आर्टिकल 71 में लिखवा दिया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अपीलीय अधिकारिता, यानी यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो कहाँ पर किस संबंध में अपील की जाएगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अपील से संबंधित जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी तो वहाँ पर हम लोग किस प्रकार से अपील कर सकते हैं और किस मामले में अपील की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? अपीलीय अधिकारिता, यानी सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता। सेकंड है अपीलीय अधिकारिता। यहाँ पर हम लोग बात करें इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 132 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? यदि हमारे पास कोई भी मामला है, चाहे दीवानी मामला हो, चाहे क्रिमिनल या दांडिक मामला हो, या फिर संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला हो, तो उन सभी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ये प्रावधान आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है अपीलीय अधिकारिता के संबंध में। स्पेशल हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करें न्यायिक मामले होते हैं, तो उनके संबंध में केवल और केवल कहाँ पर, किस आर्टिकल के तहत, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। दांडिक मामले होते हैं जो हम लोग, जैसे न्यायिक की बात करूँ तो मैं सिविल मामले, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामलों का मतलब है लड़ाई झगड़ों से अन्य अलग मामले, वो सिविल मामले कहलाते हैं, और जो लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते हैं वो दांडिक मामले कहलाते हैं। तो किस संबंध में, यानी सिविल जो जितने भी प्रावधान हैं उनके संबंध में कहाँ, किस आर्टिकल के तहत अपील की जाएगी, और बाकी दांडिक जो दांडिक मामले हैं उनके संबंध में कहाँ पर हमारी किस आर्टिकल के तहत अपील की जाएगी, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। इसमें प्रावधान है, इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रावधान किया गया है कि दीवानी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल, दीवानी कोमा दांडिक व संविधान की व्याख्या से संबंधित, व संविधान की व्याख्या से संबंधित
इसमें प्रावधान किया गया है कि दीवानी कोमा दांडिक व संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये प्रावधान आर्टिकल 132 में देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल 133 की हम लोग बात करें, 133 आर्टिकल की बात करें तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 133 में कि जो दीवानी मामले होते हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है। ये बात आप लोग याद रखना, आर्टिकल 133 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। इसके तहत दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये बात आप लोग याद रखना, जब भी अपील दायर की जाएगी तो ऐसा मामला होना चाहिए कि वहाँ पर पहले किसी अन्य न्यायालय ने उसके संबंध में फैसला सुनाया हो। जैसे हम लोग बात करें हाई कोर्ट में अपील दायर करनी है तो जो हमारा सेशन कोर्ट होता है उसमें निर्णय दिया जाना चाहिए या उसके द्वारा निर्णय दिया जा चुका हो। ऐसे ही हाई कोर्ट ने उस संबंध में निर्णय दे दिया है और वापस से हमें उसके संबंध में अपील दायर करनी है तो वहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं उस निर्णय के खिलाफ जो हाई कोर्ट में दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये बात आप लोग याद रखना, आर्टिकल 133 में लिखा हुआ है। और सेपरेट आर्टिकल हम लोग किसकी बात करें, 134 की, आर्टिकल 134 की हम लोग बात करें तो वहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा दांडिक मामले होते हैं, दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये बात आप लोग याद रखना, क्रिमिनल मामलों में अपील दायर की जा सकती है और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती हैं कब कब दायर की जा सकती है। तो उन कंडीशन को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ, कोई भी हमारा सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय के बाद सेशन कोर्ट ने उस निर्णय में क्या सुना दिया, उसको वरी कर दिया। या फिर पहली कंडीशन में आपके लिए समझाता हूँ, सेशन कोर्ट में कोई मामला गया और उस मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने
सॉरी सेशन कोर्ट ने उस मामले के जो फाइनल निर्णय है उसमें क्या सुना दी, दोषी को फांसी की सज़ा सुना दी। फिर मामला जाता है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में उस निर्णय में उस आरोपी को क्या कर दिया, बरी कर दिया या फिर उस पर दोष मुक्त कर दिया उसको। तो उसके संबंध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। पहली कंडीशन होती है ये। और दूसरी कंडीशन ये होती है यदि कोई सेशन न्यायालय है और सेशन न्यायालय ने उसको बरी कर दिया है उस अपराधी को, और उसके द्वारा जो हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी उस अपील में हाई कोर्ट ने उस फैसले में उस जो व्यक्ति है उसको क्या कर दिया, फांसी की सज़ा सुना दी, तो उसके संबंध में भी अपील दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 134 में। उनको मैं लिखने की अब कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। पहली कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को आप लोग याद रखना। सत्र न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया है या फिर व्यक्ति को फांसी की सज़ा, पहले लिखते हैं ये, फांसी की सज़ा सुना दी है और उच्च न्यायालय ने उस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है, तो वह उसके संबंध में अपील दायर की जा सकती है। अपील दायर की जा सकती है। और कहाँ पर दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ये कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब आप लोग पहले लोगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपके लिए दूसरी कंडीशन वहाँ पर लिखता हूँ, उसको भी आप लोग समझना। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे स्पेशल लीव पिटीशन, या फिर उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे किसके संबंध में, जैसे वहाँ पर अपील दायर करनी होती है तो हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना होता है। यदि नहीं है प्रमाण पत्र तो उसके बारे में क्या प्रावधान है उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर मैं दूसरी कंडीशन आपके लिए लिखता हूँ। लिया होगा आपने इसकी स्क्रीनशॉट। और आप लोग इसको सभी के साथ शेयर किया करो, है ना। कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। जब एक बार पढ़ने की हम लोग शुरुआत कर देते हैं तो सिर्फ पढ़ाई की हम लोग कंप्लीट बात करते हैं। तो आप लोग इसको सभी के साथ शेयर किया करो ताकि और भी अपने साथ जुड़ें। ये बात भी आप लोग याद रखना। बाकी सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी हैं ही, इस बात को भी आप लोग याद रखना। देखो, पढ़ाई आप लोगों को करनी है, सबसे नंबर एक बात ये ज़रूर याद रखना। बाकी सारी चीज़ें आप लोग भूल सकते हो, पढ़ाई को मत भूलना। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, सत्र न्यायालय ने
आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है और उच्च न्यायालय ने अपील में फांसी की सजा सुना दी है, फांसी की सजा सुना दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, ये आप लोग अच्छे से और नोट और मोस्ट पॉइंट आप लोग करके इसको याद रखना। अब हम लोग जैसे अपील दायर कर सकते हैं तो उसके संबंध में हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो वो क्या प्रूफ हमारे पास हो, उसके संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको किसी के पास जाना है तो आप लोग अपनी समस्या एक पेपर में लिखोगे और उसको दोगे। तो एक ऐसे ही हमारे पास अपील दायर करने से पहले कुछ प्रमाण पत्र हो या फिर ना हो, उसकी कंडीशन क्या है, ध्यान देना आप लोग। अनुच्छेद 134 का ए आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 134 का ए। इसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? इसमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी है तो उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। ध्यान देना, क्या प्रावधान है? यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी है तो उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है, प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये बात आप लोग याद रखना। वहाँ पर क्या की जाती है कंडीशन, आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। और यदि ये प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या हम लोग अपील दायर नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उसके संबंध में आती है स्पेशल लीव पिटीशन, जिसको हम बोलते हैं SLP, विशेष याचिका दायर करना, उसको हम बोलते हैं SLP, जो प्रमाण पत्र न होने पर दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, SLP के बारे में हम लोग बात करते हैं, विशेष याचिका के बारे में। क्या होती है विशेष याचिका? विशेष याचिका या फिर उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, ये हम लोग बोलते हैं विशेष याचिका। अब विशेष याचिका दायर कब की जाती है? विशेष याचिका दायर तब की जाती है जब हमारे पास हाई कोर्ट से कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके संबंध में हमें दायर करनी है कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ SLP के माध्यम से दायर की जाती है। ये बात आप लोग याद रखना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं यह उच्चतम न्यायालय में
उन मामलों में दायर की जाती है, उन मामलों में दायर की जाती है, दायर की जाती है जिसमें अपीलकर्ता के पास प्रमाण पत्र नहीं होता है। ये वहाँ पर हमारे पास जारी की जाती है। SLP उन मामलों में दायर की जाती है जिसमें प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है। ये बात आप लोग याद रखना। तो उसके संबंध में SLP दायर की जाएगी। अब हम लोग और प्रावधानों की बात करेंगे, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपके लिए बताई थी। जैसे नदी के जो विवाद है, जल संबंधित विवाद है, तो उसके संबंध में निपटारा सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिब्यूनलों के द्वारा किया जाता है। उनकी बात हम लोग करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 262 की, और उसके बाद आर्टिकल 329 की हम लोग बात कर लेंगे। क्या प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है? स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? जो अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ लेंगे, जो क्या क्या अधिकारिता है, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बाउंडेशन की कंडीशन आती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ध्यान देना कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 262 इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि जल संबंधी विवादों के निपटारों के लिए संसद ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको अभी बताऊंगा मैं आपके लिए, पर आप लोग ये याद रखना, संसद ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है जिसके द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को इससे बाहर कर सकती है, इससे बाहर कर सकती है। ये बात आप लोग याद रखना। यानी ट्रिब्यूनल बनाकर क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल का गठन करके संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को इससे बाहर कर सकती है। ये बात आप लोग
याद रखना आर्टिकल 262 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और ट्रिब्यूनल को बोलते हैं प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं प्राधिकरण, का गठन करके क्या कर सकती है, इसकी सीमा से, सुप्रीम कोर्ट की सीमा से इसको बाहर कर सकती है। और आर्टिकल 329 329 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 329 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है जो हमारे पास परिसीमन आयोग होता है। एक परिसीमन आयोग मैंने आपको आर्टिकल 82 में पढ़ाया है, वहाँ पर आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग कैसे बनता है, उसका क्या कार्य होता है, ये सब मैंने वहाँ पर आपके लिए बताया है। पर यहाँ क्या स्थिति दी गई है, जो परिसीमन आयोग होता है उसकी रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे जो भारत में सर्वोच्च कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान परिसीमन आयोग के संबंध में है, इस बात को आप लोग याद रखना, ध्यान देना। क्या प्रावधान है? परिसीमन आयोग की, परिसीमन आयोग इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन डीलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 329 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। डीलिमिटेशन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग होता क्या है, आर्टिकल 82 में जाकर आप लोग कंप्लीट पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, वो भी और ये वाला भी आपको देखना है। ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पढ़ रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं उसके बारे में, और क्या क्या प्रावधान है उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, आपको पढ़ाई आपको करनी है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर करना सभी के साथ। और बाकी प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हम लोग बात करें और क्या प्रावधान ने जो निर्णय हैं उनकी समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट जिनको हम लोग बोलते हैं। बेरूबारी बनाम भारत संघ का मामला 1960 का हो, केशवानंद भारती में उसको रिव्यू किया गया था, उन सारे के प्रावधानों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और क्या क्या प्रावधान हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग इसको शेयर करिए, बाकी पढ़ाई आप लोगों को करनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।